मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज 10th क्लास में मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ी है और उसी का फर्दर एक स्टेप आगे है। 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी जो है उससे जस्ट एक स्टेप आगे है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी जो हमने पढ़ी है वो 10th क्लास में यूज होगी। 10th की जो आप पढ़ोगे वो 11th में यूज होगी, 11th जो पढ़ोगे वो 12th में। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 9, 10th, 11th और 12th ये चारों क्लासेज में आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी अगर रिवाइज आपको करनी है, ठीक, तो इस अपने YouTube में मैंने 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी भी जो है उसका लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। अब 10th क्लास में जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, देखिए उसमें भी सेम वही पहले वाला ही फॉर्मूला पढ़ना है, कुछ हमें अलग से नया कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हमें उन टर्म्स को हमें देखना है, ठीक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये पहले भी हम लोगों ने देखा है, दोबारा मैं इसको करवाने की जरूरत नहीं समझता हूँ, ठीक। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक फिक्स्ड जो है हम आउटकम के अंदर से ही कोई आउटकम निकले, मतलब जिसके आउटकम क्या हो सकते हैं ये हमें पहले से पता हो, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लाइक अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मुझे ये पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर इवेंट या आप आउटकम, जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं, ठीक। और फिर थर्ड था सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या था, वो आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको हम एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि मैंने कोई कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल दो ही चांसेज हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब हम इसको सेट, देखो इसको सेट कहते हैं, 11th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो जब हम इसका एक कंप्लीट सेट बनाते हैं, मतलब इन सब के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक। फिर आता है फेवरेबल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट क्या होता है, वो इवेंट्स विच वी रिक्वायर, दोज इवेंट्स विच वी रिक्वायर या विच आर इन फेवर ऑफ अस, ठीक है, उसको हम फेवरेबल इवेंट कहते हैं, विच वी रिक्वायर, ठीक। फिर आता है श्योर इवेंट। देखिए इतना कुछ मैं 9th क्लास में भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। श्योर इवेंट, श्योर मतलब होता है कि हाँ पक्का ऐसा होगा, ठीक है। तो श्योर मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, दोज इवेंट्स विच ऑलवेज अकर, जो हमेशा अकर हो उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग सन इन द मॉर्निंग, तो 100% सुबह सूरज निकलेगा, ठीक। और उसके बाद अगर मैं कहता हूं द प्रोबेबिलिटी या द इवेंट गेटिंग नेचुरल नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है। जब हम किसी डाइस को फेंकते हैं तो हमें एक नेचुरल नंबर मिले, तो देखो जब भी हम डाइस फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 नंबर्स में से ही कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो उन नंबर्स को वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होंगे, तो यानी कि एवरी इवेंट इज आवर फेवरेबल इवेंट। सो इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर। फिर अब देखो इसमें एक चीज नोट करके लिख लीजिए, probability of sure event is always equal to 1।
श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। फिर इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है इम्पॉसिबल मतलब हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो विच कैन नॉट अकर, ठीक, जैसे कि मैं लिखूं द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 7 ऑन थ्रोइंग अ डाई, तो 7 से डिविजिबल कोई नंबर हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, देखिए इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है, जैसे देखो इक्वली मतलब बराबर, लाइकली मतलब एक जैसे इवेंट्स, तो वैसे इवेंट्स जिसके आने की संभावना जो है वो बराबर बराबर हो। जैसे कि हम अगर कोई कॉइन टॉस करते हैं, इफ वी टॉस अ कॉइन, तो देखो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आने के भी चांसेस उतने ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस बार हेड आ गया तो अगली बार कोई हेड आए, ये जरूरी नहीं है, या इस बार हेड आ गया तो अगली बार कोई टेल ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। हेड है तो टेल भी आ सकता है, टेल है तो हेड भी आ सकता है, या टेल है तो टेल भी आ सकता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक। अब अगर मैं कोई डाई थ्रो करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये इवेंट्स हैं, तो इनके आने की संभावना क्या है, बराबर है, ठीक है। अब मेरे पास, मैं एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अपने पास एक बैग है, बैग में 4 व्हाइट बॉल्स हैं और एक ब्लैक बॉल है, ठीक। अब हम एक बॉल अगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, इफ वी ड्रॉ 1 बॉल, तो क्या ये इवेंट लाइकली होगा, तो इवेंट इज लाइकली और नॉट, लाइकली मतलब इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली होगा या नहीं, ये हमें बताना है। तो देखो अपने पास टोटल कितने बॉल्स हैं, टोटल 5 बॉल्स हैं, व्हाइट कितना है 4 और ब्लैक बॉल है 1, ठीक है। तो 5 बॉल में से 4 व्हाइट है और 1 ब्लैक है, तो देखिए इसमें से अगर आप एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो 4 बॉल तो व्हाइट है, तो व्हाइट के आने के चांसेस ज्यादा है ना। हाँ अगर एक व्हाइट और एक ब्लैक होता तब तो व्हाइट के आने की भी पॉसिबिलिटी और ब्लैक के आने की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती। अब व्हाइट ज्यादा है तो व्हाइट, अगर एक बैग में 4 व्हाइट बॉल है एक ब्लैक है, तो जब भी हम कोई बॉल सेलेक्ट करें तो व्हाइट को हम ड्रॉ करें, व्हाइट को पकड़े, इसके चांसेस ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब देखते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, देखिए एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है, जैसे अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं या कॉइन ही टॉस किया तो हेड और टेल दो इवेंट्स हैं, तो इन इवेंट्स को अलग अलग हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो H इज एन एलिमेंट्री इवेंट, टेल इज एन एलिमेंट्री इवेंट, मतलब कि जो इसका आउटकम है। अब देखो इसमें नोट करने वाली बात ये है, मान लें कि इवेंट E1 E2 E3 किसी एक्सपेरिमेंट के ये अपने पास इवेंट्स हैं, तो इनका जो सम होगा, अगर 3 इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये सब क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। जैसे कि एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर आपने कोई कॉइन टॉस किया, ठीक, तो हेड एंड टेल आर
एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। सेकेंड एग्जांपल, अगर आप डाई थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आर एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 5 और 6, इन सबका अगर सम करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। देखिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर ऑफ ई। अगर ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ई के फेवर में जो इवेंट्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक। इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, ठीक। अब इस पे बेस में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following cannot be the probability of an event। तो A है 2/3, B है -1.5, C है 15% एंड D is 0.7। तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है, ठीक। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और किसी अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो 0 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो है या इन फेवर ऑफ ई जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम ही होगा। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपने पास अगर डिनोमिनेटर से कम है तो वो फ्रैक्शन जो है 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो 2/3 ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, 15% का मतलब 15/100 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्वांटिटी जो है नेगेटिव है, यानी कि ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब वो इवेंट जो फेवरेबल इवेंट के जस्ट ऑपोजिट है, ठीक। मतलब which we do not require, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई का मतलब क्या होता है कि हमें ई के नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। इसको पी ई ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये होगा, ठीक। देखो अगर अपने पास जो जितने भी इवेंट्स हैं या तो अपने पास फेवरेबल होगा या नॉन फेवरेबल होगा, ठीक। तो अगर मान लिया कि टोटल अपने पास 6 आउटकम्स हैं, ठीक, और फेवरेबल इवेंट जो है वो 4 है, तो नॉन फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे 2। तो अगर इसको मैं ई कहता हूं तो ये ई नॉट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी 4/6
तो यानी कि 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट जो अपने फेवर में नहीं है वो कितना है 2/3, 2/6, तो ये कितना आएगा 1/3। तो देखिए ये दोनों मिला के ही, देखो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो यही तो अपना सैंपल स्पेस आएगा। इन्हीं दोनों इवेंट से मिलके अपने पास जो है वो टोटल आउटकम आया है। ठीक, तो इसका सम जो है 4 + 2 का सम कितना आएगा 6 ही आएगा। तो यानी कि इन दोनों का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ये 1 होता है। तो यहीं से मैंने ये रिजल्ट लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई नॉट चाहिए इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये लिखे हुए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, वो देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? देखो बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे 3 + 5 यानी कि 8 बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स ये कितने हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ नॉन रेड बॉल्स कितने हैं यानी कि ब्लैक वो 5 है। ठीक, तो अब E be the event, let E be the event of drawing a red ball। मान लें कि E एक इवेंट है जिसमें हम रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E अगर लिखना हो उसके लिए हमें फेवरेबल इवेंट्स कितने होने चाहिए, मतलब कि जब हम बॉल ड्रॉ करेंगे तो हमें रेड बॉल चाहिए। तो रेड मतलब यही 3 रेड बॉल्स हैं, इसी में से अगर कोई एक बॉल हम सेलेक्ट करेंगे तभी हमारा रेड बॉल सेलेक्ट होगा। तो फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या आउटकम्स। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं 3 है, 3 रेड बॉल है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8। और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मतलब नॉट रेड, तो या तो हम डायरेक्ट यहां से लिख लें नॉट रेड कितने हैं 5 और टोटल 8, या दूसरा तरीका था अपने पास कि इसको हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख लेते। ठीक है, तो 1 - 3/8 यानी कि अभी भी ये 5/8 ही आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन और मैं भी आप लोगों को कराता हूं, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोगों का होमवर्क होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हम थ्रो करते हैं एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, इवेंट क्या है अपने पास गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक, तो प्राइम नंबर जब भी हम डाई थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ये सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे देखिए, फेवरेबल इवेंट्स प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर क्या आ जाएगा 2 3 5, ये अपने पास प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने हो गए, देखो ये फेवरेबल इवेंट है तो ये 2 3 फेवरेबल इवेंट है, तो 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर सेकंड क्या है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। सेकंड पार्ट क्या है, हमें वैसे नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 2 और 6 के बीच लाई करे। ठीक, तो इसमें फेवरेबल इवेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 नहीं लाई करना चाहिए, इसके बीच में, तो इसके बीच में तो 3 4 और 5 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। सी क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर में फेवरेबल इवेंट क्या क्या आ जाएगा,
ऑड नंबर क्या क्या है? ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 1, 3 और 5, 1, 3 और 5. तो probability of this event is 3/6 again, so this is 1/2. तो आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 13. नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, उसमें कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं और उस पर बेस में क्वेश्चंस करवाऊंगा. टिल देन आज आप लोगों का होमवर्क है 13 तक आप लोगों को करना है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे. तब तक बाय बाय.